हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज तो आप सभी ने दिल खुश कर दिया। सबका पेपर बड़ा ज़बरदस्त हुआ है। तो जैसा कि आप सभी को पता है, कल इवनिंग में मैंने अपने इंस्टाग्राम चैनल पर एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने बिजनेस स्टडीज़ के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाले थे जो आज के पेपर में आने वाले थे। तो जो जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए वो सारे क्वेश्चंस आप लोगों के आए और आपके पॉजिटिव कमेंट्स पढ़ के तो दिल खुश हो गया। इससे अच्छी बात बेटा एक टीचर्स के लिए ना कुछ भी नहीं हो सकती कि उनके बच्चों का पेपर अच्छा जाए और जो टीचर बताए वही पेपर में भी आए। तो हमारा इतने सालों का एक्सपीरियंस आज आप सभी के काम आया। तो आगे भी ऐसे ही तैयारी करते रहेंगे। चलिए इससे पहले एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं आज का पेपर। तो मेरे पास है सेट 1। तो जिन बच्चों का सेट 1 आया था वो एक बार अपने आंसर्स को मैच कर लीजिए। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास है असर्शन रीजन का। तो इसकी स्टेटमेंट को पढ़िए। पहला आपको सीधा सीधा कहता है कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो जनरल गाइडलाइंस है। बिल्कुल सही कहता है और ये हमें कोई रेडीमेड सॉल्यूशन भी प्रोवाइड नहीं करता। तो असर्शन ए बिल्कुल राइट है। रीजन में क्या कहता है कि रियल बिजनेस सिचुएशंस नाइदर कॉम्प्लेक्स और नॉर डायनेमिक। ऐसा बेटा हो ही नहीं सकता कि रियल बिजनेस सिचुएशंस में कॉम्प्लेक्सिटी ना हो। आजकल तो इतना कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट है, आप देखो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि डायनेमिक भी ना हो और कॉम्प्लेक्स भी ना हो। तो असर्शन ए जो है वो ट्रू है बट इसका रीजन जो है वो फॉल्स है। सेकेंड क्वेश्चन हमारा आता है। सेकेंड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है आपको बताना है एक राइट जो कि आपको रिलीफ प्रोवाइड करता है अंडर कोपरा एक्ट। तो देखिए हम लोगों ने पढ़ा था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में। तो रिलीफ कौन सा देता है? राइट टू सीक रिड्रेसल। तो सेकेंड क्वेश्चन का आंसर रहेगा बी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ये हमारे पास ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस है ना। हमने ऑर्गेनाइजिंग की प्रोसेस की थी तो उसमें हमारे 4 मेजर पॉइंट्स आते थे। तो हमें इस कॉलन को मैच करना है कि कौन सा किसके साथ में सही फिट जाता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा था आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। तो ये हमारा मैच होता है थर्ड से, क्योंकि सबसे पहले हमने क्या बोला कि जो प्रीवियसली हमने प्लान्स बनाए हैं उन प्लान्स को आइडेंटिफाई करेंगे फिर हम उनको डिवाइड करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा बेटा वो रहेगा सी। एक बार ये मैच कर लेना कि इसका राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है जिसमें हमें आपको बताना था कि इसमें नीचे क्वेश्चन में गिवन है हाईलाइट वन ऑफ द फंक्शन ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग का एक फंक्शन बताना है। अब देखिए मार्केटिंग के फंक्शन में ना इसमें क्लियरली गिवन है कि अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स, स्ट्रेंथ और वीकनेस को हमें आइडेंटिफाई करना है। तो ये हमने क्लास में भी डिस्कस किया है। ये आता है हमारा गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन में। तो इसका राइट आंसर रहेगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, ये तो सीधा सा ही क्वेश्चन है ना। इसमें क्लियरली गिवन है कि ऑर्गेनाइजेशन रूल्स एंड एम्प्लॉयमेंट अग्रीमेंट्स नेसेसरी होंगे जिनको फॉलो करना है। तो इसका राइट आंसर रहेगा डिसिप्लिन। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा बेटा ये देखिए एनसीईआरटी की ना डिट्टो लाइन आपसे पूछी गई है। इंक्रीज इन प्रॉफिट अर्न बाय द इक्विटी शेयर होल्डर्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस इज नॉन एज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। इसका राइट आंसर रहेगा ए, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी है फंक्शनल फोरमैनशिप से रिलेटेड, यानी कि जो है वो नहीं बतानी, जो इसके अपोजिट है वो आपको बतानी है। तो इसमें पहला कहता है कि एडवोकेट करता है सेपरेशन ऑफ प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन फंक्शन को। हाँ तो बिल्कुल सही है, क्योंकि आपने देखा है 2 डिप होंगे, 2 के नीचे 4 पर्सन्स हमारे आते हैं, स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस, ये सारे हैं ना। और सेकंड में देखो सेम उनको ही डिस्कस भी किया गया है। नेक्स्ट में कहता है इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। ये गलत है। आप देखिए हमने जब ये चैप्टर पढ़ा था तो हमने क्लियरली इस चीज़ को रीड किया था कि जो फंक्शनल फोरमैनशिप है ये यूनिटी ऑफ कमांड का वायलेशन करता है बेटा। तो एक्सटेंशन तो हो ही नहीं सकता, तो ये सी इसका इनकरेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए फिर से स्टेटमेंट क्वेश्चन है। तो ये कहता है कि सिंगल यूज प्लान इज यूज्ड फॉर एक्टिविटीज दैट ओकर रेगुलरली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। रेगुलरली नहीं होता बेटा, सिंगल टाइम होता है ये, है ना, थ्रू आउट द ईयर नहीं चलता। तो ये स्टेटमेंट गलत है। पॉलिसी जर्नल गाइडलाइंस होती है और ये स्टैंडिंग प्लान का पार्ट है, ये बिल्कुल सही है। तो पहली स्टेटमेंट गलत है, दूसरी हमारी सही है। तो राइट आंसर हमारा रहेगा बी।
क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में बेटा यहाँ पर ना ट्रेडिंग प्रोसीजर, ट्रेडिंग सेटलमेंट की बात कर रहा है, ट्रेडिंग प्रोसीजर की ये बात कर रहा है। तो ट्रेडिंग प्रोसीजर में ना हमें स्टेप्स बताने हैं, तो आप इनको पढ़ोगे ना, बस इनको करेक्ट सीक्वेंस में आपने लगाना है। तो सबसे पहले हमारे पास आंसर आएगा, इन्वेस्टर पहले प्लेस करेगा ऑर्डर को, ठीक है, तो पहला ये आएगा। उसके बाद कहता है कि ब्रोकर ऑनलाइन जाकर कनेक्ट करेगा मेन स्टॉक एक्सचेंज से और मैच करेगा बेस्ट प्राइस अवेलेबल है या नहीं है। तो आप इससे सीधा देख सकते हैं, फर्स्ट का थर्ड आएगा, फिर फर्स्ट आएगा। तो इनमें से अगर हम ऑप्शन में देखें तो ये ऑप्शन हमारे पास ए रहेगा। बाकी आप सीक्वेंटली पढ़ेंगे तो आपको समझ भी आ जाएगा। इसका राइट आंसर रहेगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है रघु वाला, तो इसके सीधा हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्या पूछा है, आइडेंटिफाई द रिस्पॉन्सिबिलिटीज विच रघु फेल टू फुलफिल। यहाँ पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जो रघु फेल रहा है बेटा फुलफिल करने के लिए। तो यहाँ पर ना क्लियरली गिवन था, अगर आपने ध्यान से इसको पढ़ा हो तो, कि यहाँ पर जीएसटी को अवॉइड करने के लिए उसने बोला कि भाई जो आपको हम बिल देंगे ना, अगर आप नॉर्मल बिल लोगे तो हम जीएसटी लगाएंगे, बिल नहीं लोगे तो हम विदाउट जीएसटी आपको दे देंगे। तो यहाँ पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी वो आस्क फॉर अ कैश मेमो ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रहेगी, ठीक है। इसको आप आराम से पढ़ लेना, इस पर क्लियरली गिवन है यहाँ पे कि वो अग्री कर गया है बिना रिसिप्ट के लेने के, ठीक है। सो इफ ही डज नॉट टेक अ रिसिप्ट फॉर द परचेज ऑफ द मैट्रेस, तो यहाँ सजेस्ट किया, उसने बोला ठीक है दे दो, तो यहाँ पे ये वाला इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में है, पूछा है हमारे से, नोट अ लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। इनमें से कौन सा लिमिटेशन नहीं है। देखिए यहाँ पे बोला है प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी, ये तो एक लिमिटेशन होती है। रिड्यूस क्रिएटिविटी, ये भी नेगेटिव है, दैट मीन्स लिमिटेशन है। प्लानिंग गारंटी सक्सेस, ये नहीं है बेटा, इसमें था प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस, तो यानी कि ये वाला आएगा। फिर भी नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, मे नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरनमेंट, तो ये सही कहता है, तो आंसर होगा सी इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें इन्होंने पूछा है बेटा बिजनेस एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स क्या हैं। तो आप ध्यान से पढ़ोगे तो यहाँ पे सारा कुछ ना गवर्नमेंट के अंडर जा रहा है, तो इसका आंसर आएगा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, ए आंसर इसका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 13 का देखिए, इसमें पूछा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है विद रिस्पेक्ट ऑफ इम्पॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में क्या नहीं आता है बेटा, तो इनिशिएट एक्शन आता है, ये स्टेबिलिटी करता है, बैलेंस बनाता है ऑर्गेनाइजेशन में, राइट कह रहा है बेटा। ये फैसिलिटेट करता है इंट्रोडक्शन ऑफ नीडेड चेंजेस। आप देखो जब भी कुछ चेंजेस होगा तो जो एम्प्लॉयज होते हैं वो रेसिस्ट करते हैं, तो उनको मोटिवेशन के थ्रू हम मोटिवेट करते हैं, तो ये भी डायरेक्टिंग में आता है। बट इट स्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग, ये नहीं आता बेटा। प्लानिंग स्टैब्लिश करता है ना, तो इट स्टैब्लिश स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग, इसमें इनकरेक्ट है। नेक्स्ट हमारा आता है बेटा क्वेश्चन नंबर 14 में, आप इसको पढ़ के देखोगे, इसमें हमारी दोनों असर्शन ठीक है, इसका रीजन भी ठीक है, और ये इसकी बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो आंसर हमारा आएगा 14 का ए। नेक्स्ट हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 15 में देखो सबसे लास्ट में जब आप पढ़ोगे ना पूरी स्टोरी को, तो यहाँ पूछा है आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। अब कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट पूछा है, ऑप्शन में आप देखोगे ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग और स्टाफिंग क्या है, फंक्शन। कोऑर्डिनेशन एक ऐसा है जो कॉन्सेप्ट में आता है। आगे पढ़ लेते हैं इसको, क्या कहता है, द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट फॉलोड बाय द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर टू रिजॉल्व कन्फ्यूजन एंड कॉन्फ्लिक्ट। अब देखो कॉन्फ्लिक्ट को कौन रिड्यूस करेगा, कोऑर्डिनेशन करेगा, तो 100% हमारा बी आंसर राइट रहेगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 16, तो 16 में बेटा दोनों ही ठीक है। देखिए मैंने आपको बोला था कि प्लानिंग और कंट्रोलिंग का रिलेशनशिप हमें पढ़ के जाना है, तो ये इसने बोला है कि दोनों बैकवर्ड और फॉरवर्ड लुकिंग है, बिल्कुल सही है। फिर इन्होंने बोला कि ये प्रिस्क्रिप्टिव है और ये इवेल्युएटिव है, ये भी बिल्कुल ठीक है, तो बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, तो आंसर हमारा होगा सी। नेक्स्ट हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 17। देखिए सीधा पता लगता है एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉइज का कंट्रीब्यूशन है ईपीएफ में, तो ये हमारा आता है रिटायरमेंट बेनिफिट में। क्वेश्चन नंबर 18 है, 18 में आप पढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में मुझे लगता है कुछ बच्चों को कंफ्यूजन था। देखिए बेटा यहाँ पे बच्चों ने क्या किया, इस अमाउंट को पढ़ा कि 1.25 करोड़ के लिए यहाँ पर प्रोजेक्ट चला था, बट हमें इसमें देखना है कि एक्चुअल पेमेंट कितनी की है उसने। तो यहाँ पे जो एक्चुअल पेमेंट है ना, वो एक तो है 20 लाख की, और फिर एडिशनल उसने दिया है 80 लाख का।
और जो बाकी है ना वो रजिस्ट्रेशन जो बैलेंस अमाउंट है ना पेड एट द टाइम ऑफ द रजिस्ट्रेशन, वो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे देगा। तो करंटली यहाँ पे 20 और 80 की पेमेंट हुई है, यानी कि 1 करोड़ है ना, 1 करोड़ हो गया। तो जो 1 करोड़ तक की वैल्यू का जो भी केस आता है वो हमारा जाता है डिस्ट्रिक्ट कमीशन पे। बच्चों ने गलती से ना, काफ़ी सारे बच्चों ने इसको स्टेट कर दिया क्योंकि 1.25 देखा, बट यहाँ पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में जो पेमेंट होती है उसके रिस्पेक्टिव में हमें देखना है। तो इसका जो आंसर हमारा रहेगा वो रहेगा डिस्ट्रिक्ट कमीशन। नेक्स्ट हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 19। तो 19 में पूछा है बेटा कि रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ सेबी हमें बताना है। तो रेगुलेटरी में क्या क्या आता है, रजिस्ट्रेशन ऑफ ब्रोकर एंड सब ब्रोकर्स, ए इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए, 20 में बेटा इसने सब कुछ कर लिया, इसने मेजरमेंट किया ना, तभी तो इसको पता लगा कि इतने पीस इसके कम बने हैं। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा कंट्रोलिंग प्रोसेस में वो आएगा हमारा टेकिंग करेक्टिव एक्शन। ठीक है, क्योंकि सब कुछ हुआ है तो लास्ट में क्या करेगा, एक्शन ही लेगा। तो टेकिंग करेक्टिव एक्शन इसका हमारा राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए, ये डायरेक्ट क्वेश्चन हमारा है, ये आप कर ही लेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए, इसमें कहता है आइडेंटिफाई 2 फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। यहाँ पे हमें 2 फीचर्स बतानी है। तो इसका आंसर रहेगा बेटा इंटर रिलेटेडनेस और सेकंड हमारा होगा डायनेमिक। 23 हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन है। 24 में देखिए, 24 में यहाँ पर क्लियरली है कि उसने अथॉरिटी को डेलीगेट किया है। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट हमारा रहेगा वो रहेगा डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। 25 हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन है। 26 में देखिए, 26 में क्या पूछा है, एक्सप्लेन 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। 2 प्रिंसिपल पूछे बेटा। तो फर्स्ट लाइन से यहाँ पे क्लियरली गिवन है डिवीजन ऑफ वर्क आएगा और यहाँ पे हमारा आएगा ऑर्डर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा है फिलोसफी, मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफी कौन सी अप्लाई हुई है। तो यहाँ पे बोला है लार्ज स्केल है, कॉस्ट रिड्यूस हो गई, तो यहाँ आएगी प्रोडक्शन। उसके बाद में यहाँ पे क्वालिटी पे फोकस किया है, तो क्वालिटी में हमारा आता है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। तो इसमें प्रोडक्शन और इसमें प्रोडक्ट आएगा। नेक्स्ट 28 में हमारा लेवल ऑफ मैनेजमेंट पूछा है बेटा। तो यहाँ पर दोनों ही जो पर्सन है श्रीधर और मुकेश दोनों टॉप लेवल पर काम करते हैं और उनके आपको फंक्शंस बताने हैं। 29 डायरेक्ट क्वेश्चन है। 30 में देखिए, 30 में पूछा है बेटा, वैसे तो देखिए क्लियर गिवन था कि बिजनेस यूनिट से जिसमें सेपरेट कुछ बनाना है, फिर एक्सपेंड की बात की गई है। तो यहाँ पर हमारा आएगा डिविजनल स्ट्रक्चर। ठीक है, 30 का रहेगा डिविजनल। 31 में देखिए, बहुत बड़ी केस स्टडी है, इसमें बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। यहाँ पर पूछा था एन एलिमेंट ऑफ वन ऑफ द फंक्शन। तो फंक्शन है डायरेक्टिंग और उसका एलिमेंट रहेगा कम्युनिकेशन। और नेक्स्ट में कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स यहाँ पे बताने हैं। कुछ बच्चों को यहाँ पे लगा होगा कि लीडरशिप के बाकी बताने हैं, लेकिन बेटा यहाँ पर ना कम्युनिकेशन के बताने हैं। तो कम्युनिकेशन में हमारे जैसे सेंडर, रिसीवर, एनकोडिंग, डिकोडिंग है ना, वो वाले यहाँ पे आइडेंटिफाई होते हैं हमारे, वो हमारे इसके आंसर रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 लास्ट है देखिए केस में। इसमें कहता है 4 फैक्टर्स हमें बताने हैं जो कि फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं। तो बेटा यहाँ पे पहला आ जाएगा स्केल ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, लीजिंग वाले से आ जाएगा फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव। यहाँ पर आउटडेटेड जो है इससे आएगा टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन और ये वाला पॉइंट हमारा रहेगा डाइवर्सिफिकेशन। तो ये 4 मेजर फैक्टर हमारे रहेंगे फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट के। आई होप क्वेश्चन पेपर आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर अभी भी किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप मुझे पर्सनली मैसेज भी भेज सकते हैं और सेकंड जो कोड होगा उसका आंसर और सेकंड के बाद जो थर्ड होगा उनके आंसर्स भी मैं जल्दी ही आपके साथ में शेयर करूंगी। अगर उसके बावजूद आपको इकोनॉमिक्स में कोई डाउट है तो आप इस चैनल पर बने रहे और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डाले जाते हैं उनको बेटा आप लोग देखते रहना, ताकि 2025 का सभी का पेपर बहुत अच्छा जाए। ठीक है, विश यू वेरी ऑल द बेस्ट।